वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे कल के लेक्चर में हमने वॉलवॉक्स की अकरेंस और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि वॉलवॉक्स किस तरह के वातावरण में पाया जाता है और इसकी संरचना कैसी होती है। कल हमने पढ़ा था कि वॉलवॉक्स कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। इसमें बहुत सारी क्लेमाइडोमोनास जैसी कोशिकाएं मिल करके एक कॉलोनी बनाती हैं और इसकी कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या और उनकी संरचना जो है वो पेरेंट कॉलोनी जैसी ही होती है। हमेशा संख्या फिक्स होती है कोशिकाओं की, इसीलिए इसकी कॉलोनी को सिनोबियम कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स, और वो भी स्पेशली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स। तो पहले तो आता है कि रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स में जनन। वॉलवॉक्स में जनन असेक्सुअली एंड सेक्सुअली यानी कि अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है। तो वॉलवॉक्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। वॉलवॉक्स दोनों तरह से जनन करता है। अलैंगिक जनन अनुकूल परिस्थितियों के अंदर होता है, जब परिस्थितियां बिल्कुल फेवरेबल होती हैं। वॉलवॉक्स के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी हैं? बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, स्प्रिंग सीजन एंड समर सीजन। तो उस समय अलैंगिक जनन होता है। और जब परिस्थितियां प्रतिकूल होना शुरू हो जाती हैं, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु खत्म होने पे होती है, तो उस समय इसके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशंस, दैट इज ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर सीजन्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर सीजन, यानी ग्रीष्म ऋतु के अंत के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना शुरू होता है। इसीलिए जब कभी भी हम तालाब के अंदर या पानी वाटर टैंक्स के अंदर कहीं भी अगर हम वॉलवॉक्स को देखेंगे, तो उस समय जब हम कॉलोनीज देंगे तो हमें या तो सिर्फ असेक्सुअल कॉलोनीज दिखाई देंगी या सिर्फ सेक्सुअल कॉलोनीज दिखाई देंगी। दोनों तरह की कॉलोनीज एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देती। तो आज हमारा टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जैसा कि हमने कहा, कि हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में होता है। जब ग्रोइंग सीजन की शुरुआत होती है, यानी कि एक तरह से स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है, उसी समय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय सिनोबियम में पीछे की कोशिकाएं, पोस्टीरियर पार्ट की कोशिकाएं यानी कि पश्च भाग की कोशिकाएं, कुछ एक कोशिकाएं, उसमें से भी कुछ एक कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं और बहुत सारा खाद्य पदार्थ संचित कर लेती हैं। यही सेल्स जनन करती हैं और इन सेल्स को हम कहते हैं गोनिडिया। ये सेल्स साइज में 10 गुना तक बड़ी हो जाती हैं, और जो एक अंदर खोखली कैविटी होती है वॉलवॉक्स की, सिनोबियम जो है वो अंदर से खोखला होता है। तो वॉलवॉक्स की जो परिधि पे कोशिकाएं लगी रहती हैं, उसमें से पश्च भाग की कोशिकाएं गोनिडिया बनाती हैं, और ये गोनिडिया जो है वो खोखली कैविटी के अंदर धस जाते हैं, और ये गोनिडिया आई स्पॉट और कशाभिकाएं छोड़ देते हैं। पायरिनॉइड्स की संख्या बढ़ जाती है और साइटोप्लाज्म जो है जीव द्रव्य इनका सघन हो जाता है, डेंस हो जाता है। न्यूक्लियस इकट्ठा होकर के सेंटर में आ जाता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमने, ये क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है पूरा। इसमें से ये कुछ तो डॉटर कॉलोनीज दिख रही हैं जो कि पहले बनी हुई हैं। अब जो नई डॉटर कॉलोनी बन रही है वो यहाँ पर बन रही है। तो ये गोनिडिया है, ये बाकी कोशिकाओं से बड़ा हो गया है। ये कोशिका बाकी कोशिकाओं से बड़ी होगी और अंदर की तरफ धकेली जा रही है, कैविटी के अंदर की तरफ जा रही है, और ये पश्च भाग की कोशिकाएं हैं। और यहाँ पर देखो आप, इसका साइज कितना बड़ा हो गया है। ये नॉर्मल कायिक कोशिका है और ये गोनिडिया है। तो गोनिडिया जो है उसका साइज अन्य कोशिकाओं की तुलना में, कायिक कोशिकाओं की तुलना में 10 गुना तक बड़ा हो जाता है, और इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित जाते हैं। पायरिनॉइड्स की संख्या बढ़ गई और फ्लैजिला खत्म हो गए। आई स्पॉट भी इसके अंदर अब दिखाई नहीं देता है। अब इसका प्रोटोप्लाज्म, इसका जीव द्रव्य विभाजित होता है, डॉटर कॉलोनी बनाता है। अब ये डॉटर कॉलोनी कैसे बनाता है? तो सबसे पहले इस गोनिडियम का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक लंबवत विभाजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, जो कि एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ जाता है। मतलब जो कॉलोनी का जो अग्र भाग है उससे पश्च भाग की तरफ लंबवत विभाजन होता है। फिर दूसरा विभाजन पहले लंबवत विभाजन के 90 डिग्री के ऊपर होता है। हम इसको
एक इमेजिन कर सकते हैं कि एक एप्पल हमारे हाथ में है, वो हम मान लेते हैं एक गोनिडिया है, उसको हम अगर ऊपर से काटें प्लस के साइन में, पहले एक कट मारा, दूसरा फिर उसके प्लस के साइन में दूसरा कट किया, तो 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो इस तरह से एक दूसरे के राइट एंगल पे 2 लंबवत विभाजन होते हैं, जिससे कि 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब हर कोशिका में पुनः लंबाई में एक-एक विभाजन होता है, जिससे कि 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये 8 कोशिकाएं एक वक्रित प्लेट की तरह लगी रहती हैं, और इस स्टेज को हम कहते हैं प्लेकिया स्टेज। 8 सेल स्टेज इज कॉल्ड प्लेकिया स्टेज। अब इन 8 कोशिकाओं में पुनः लंबवत विभाजन होते हैं, तो 16 कोशिकाएं बन जाती हैं, और वो एक गोल खोखले गोलक के आकार में व्यवस्थित रहती हैं। ये जो 16 कोशिकाएं बनी हैं, वो एक खोखले गोलक के आकार में व्यवस्थित रहती हैं, और इस गोलक में एक ओपनिंग पाई जाती है अग्रभाग की तरफ, एंटीरियर साइड के ऊपर, जिसको हम कहते हैं फाइलोपोर। ये भी आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये गोनिडिया बना, एक गोनिडियम है ये। गोनिडियम एक होता है और बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम गोनिडिया बोलते हैं। ये बाकी कोशिकाएं हैं, इसकी कायिक कोशिकाएं, उनसे ये बड़े हैं। इसमें इसका ये साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, न्यूक्लियस सेंटर में आ गया। अब इसके एक लंबवत विभाजन हो गया, तो 2 कोशिकाएं बन गई। अब दूसरा लंबवत विभाजन यहां से होगा नीचे की तरफ, तो उससे 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। 4 कोशिकाओं में फिर ये 4 कोशिकाएं दिख रही हैं, हम अगर ऊपर से देखते हैं तो ये एक विभाजन ऐसे हुआ था, दूसरा विभाजन ऐसे हुआ। अब इन 4 कोशिकाओं में फिर लंबवत विभाजन होगा, ये ऊपर का हिस्सा आगे से पीछे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, एंटीरियर भाग से पोस्टीरियर भाग की तरफ पुनः एक विभाजन होगा, जिससे कि ये 8 कोशिकाएं बन गई। ये एक कर्व्ड प्लेट के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। उसके बाद ये 8 सेल स्टेज क्या कहलाती है? प्लेकिया स्टेज। अब इस कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, 8 से 16 हुई, 16 से 32 हुई, और ये तब तक विभाजित होती रहती हैं जब तक कि इनकी संख्या मात्र कॉलोनी की कोशिकाओं की संख्या के बराबर ना हो जाए। जब इनकी कोशिकाओं की संख्या बराबर हो जाती है, तब तक इन कोशिकाओं में ना तो सेल वॉल बनती है, और सारी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। और इन कोशिकाओं के अग्रभाग केंद्र की तरफ रहते हैं, जबकि पश्च भाग परिधि की तरफ रहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि जो मातृ कॉलोनी है, उसके अंदर कोशिकाएं कैसे व्यवस्थित होती हैं, उनके अग्रभाग परिधि की तरफ होते हैं और पश्च भाग केंद्र की तरफ होते हैं। जबकि जो नई बन रही कॉलोनी है, ये जो अभी डेवलप हो रही है कॉलोनी, इसके अंदर अग्रभाग केंद्र की तरफ होते हैं और पश्च भाग परिधि की तरफ होते हैं। तो इसके लिए इन कोशिकाओं का उल्टा होना जरूरी है, अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है। तो उसके लिए एक स्टेप आता है इसके अंदर, इन्वर्जन, प्रतिलोमन। इस स्टेप की एक्सप्लेन किया था पॉककॉक ने 1933 के अंदर। उन्होंने कहा कि जैसे हम एक पैर में से एक मोजे को उतारते हैं, तो वो उल्टा हो जाता है। उल्टा करके अगर हम मतलब पैर में मोजा पहना है, उसको अगर हम उतारते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। जस्ट लाइक दैट, कोशिकाओं का जो ये गोला बनता है पूरा का पूरा, वो उल्टा होता है, उसमें इन्वर्जन का प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस कैसे होता है, ये आपको डायग्राम से क्लियर करती हूँ। ये देखो, ये कोशिकाएं हैं नई डेवलप हो रही कॉलोनी की। इनके अग्रभाग कहाँ है? केंद्र की तरफ, और चौड़े भाग, ब्रॉड भाग पार्ट कहाँ है? बाहर की तरफ। जबकि मुख्य कॉलोनी में क्या होता है? ये अग्रभाग होते हैं किनारे पे, तभी तो इनके फ्लैजिला बाहर की तरफ होते हैं। तो अब इनके अंदर जब इन्वर्जन होता है, ये फाइलोपोर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइलोपोर जो है, इसके बिल्कुल ठीक सामने की कोशिकाओं में संकीर्णन होता है, और ये कोशिकाएं ऊपर की तरफ मूव करने लगती हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ की जो कोशिका है, ये ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। धीरे धीरे ये हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है और ये हिस्सा बाहर की तरफ आता है। ये दोनों साइड्स जो है बाहर की तरफ आती हैं। तो एक ओमेगा की शेप, आपने फिजिक्स के अंदर ओमेगा पढ़ा था, ओमेगा ओम की शेप का जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वेजिनेशन। जब ये पूरा स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है, तो उस समय फाइलोपोर जो है वो भी बंद हो जाता है, और पूरी कॉलोनी जो है वो एक गोल हो जाती है। उसके बाद हर कोशिका अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति सिक्रीट कर लेती है, उनके अंदर फ्लैजिला बन जाते हैं, और दृक बिंदु भी रीअपियर हो जाता है, यानी कि आई स्पॉट्स भी रीअपियर हो जाते हैं। अब हर कोशिका अपने चारों तरफ जिलेटिन शीथ भी विकसित कर लेती है।
क्योंकि मातृ कॉलोनी के अंदर हर कोशिका के चारों तरफ भी जिलेटिनस शीथ पाई जाती है और सारी कोशिकाओं के समूह के चारों तरफ भी जिलेटिनस शीथ पाई जाती है। तो इसलिए अब हर कोशिका अपने चारों तरफ एक जिलेटिन की शीथ डेवलप कर लेती है। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 5 घंटे लगते हैं और एक नई कॉलोनी बन जाती है। वो आप देखो यहाँ पर, अब ये पूरे का पूरा जो है स्ट्रक्चर उल्टा हो गया। अब इनके एंटीरियर पार्ट बाहर की तरफ आ गए, केंद्र की तरफ, और पोस्टीरियर पार्ट सेंटर की तरफ चले गए। ये आफ्टर इन्वर्जन है। अब यहाँ से फाइलोपोर बंद हो गया। तो ये एक पूरी कॉलोनी बन गई जो कि अंदर से खोखली है, इसके चारों तरफ जिलेटिनस का आवरण है। अब ये कोशिकाएं अपने चारों तरफ पुनः एक आवरण बना लेंगी। इनमें कोशिका भित्ति डेवलप हो जाएगी, फ्लैजिला बन जाएंगे, आई स्पॉट बन जाएगा, सब कुछ बिल्कुल मात्र कोशिकाओं की तरह हो जाएगा। ये पुनः एक अगर अपन रिपीट देखें तो कि एक गोनिडिया था, इससे 2 सेल बनी, इसमें दूसरा लंबवत विभाजन होता, उससे 4 कोशिकाएं बनी, 4 से ये 8 बनी, जिसको कि हमने कहा प्लेकिया स्टेज। 8 स्टेज से ये 16 स्टेज बन गई। 16 स्टेज बनते बनते इनके अंदर फाइलोपोर बन गया। 16 से फिर ये 32 हो गई। 32 से फिर ये मातृ कोशिका जितनी हो गई। जितनी मातृ कॉलोनी के अंदर कोशिकाएं थी उतनी ही यहाँ बन गई। अगर वहां 50,000 थी तो यहाँ भी 50,000 कोशिकाएं बन जाती हैं। उसके बाद इनमें इन्वर्जन होता है, प्रतिलोमन होता है। सारी की सारी कोशिकाएं जो है वो ओमेगा की शेप में उल्टी हो जाती हैं और यहाँ पर आप देखो ये बिल्कुल उल्टा हो गया। इसका ये स्ट्रक्चर जो है, इसमें अग्रभाग केंद्र की तरफ है और यहाँ पर अग्रभाग परिधि की तरफ है। तो यहाँ पूरी की पूरी कॉलोनी उल्टी होगी, इन्वर्टेड कॉलोनी। अब ये पूरी एक नई कॉलोनी बन गई। तो इस तरह से एक डॉटर कॉलोनी बन जाती है। शुरू में ये डॉटर कॉलोनी मदर कॉलोनी के अंदर ही रहती है और उसकी जिलेटिन वॉल से जुड़ी रहती है। उसके बाद कुछ समय बाद ये फ्री हो जाती है। मदर मातृ कॉलोनी के जिलेटिन से ये अलग हो जाती है और जो उसका खोखला हिस्सा है उसके अंदर ये फ्लोट करती रहती है। और कई बार एक से अधिक कॉलोनीज एक ही पेरेंट कॉलोनी के अंदर दिखाई देती हैं। ये आप देख सकते हो, ये एक पेरेंट कॉलोनी है पूरी की पूरी। इसके अंदर बहुत सारी आपको डॉटर कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं। तो एक साथ बहुत सारी डॉटर कॉलोनीज बनती हैं। ये डॉटर कॉलोनीज पानी के अंदर कैसे आती हैं? अब रिलीज तो होंगी। ये डॉटर कॉलोनीज यहाँ बन गई, आप देखो आप। उसके बाद धीरे धीरे ये बड़े होते गए, साइज बड़ा होता गया और ये यहाँ पर आते आते पूरा जिलेटिनाइज हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। मातृ कॉलोनी जो है वो पूरी की पूरी घुल जाती है और सारी पुत्री कॉलोनी जो है वो सारी की सारी फ्री हो जाती है और एक नई कॉलोनी की तरह एक्टिव रहती हैं। तो पुत्री कॉलोनियां मातृ कॉलोनी से, मातृ कॉलोनी के डिसइंटीग्रेशन से या फिर छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं मातृ कॉलोनी में, उनके द्वारा बाहर आ जाती है। कई बार एक से अधिक जनरेशंस एक ही मातृ कॉलोनी के अंदर दिखाई देती हैं। कैसे? ये एक मेन कॉलोनी, एक वॉल्वॉक्स था, इसके अंदर ये डॉटर कॉलोनीज बनी। अब उन डॉटर कॉलोनीज के अंदर भी आप देखो छोटी छोटी फिर डॉटर कॉलोनीज बन जाती हैं। तो इस तरह से एक साथ 3 जनरेशंस हमको एक ही कॉलोनी के अंदर दिखाई देती हैं। 3 से ज्यादा भी कई बार दिखाई देती हैं और 1 बाय 1 जब जिलेटिन का ये आवरण फटता जाता है तो डॉटर कॉलोनीज रिलीज होती जाती हैं। तो इस तरह से एक गोनिडिया से शुरू में एक कॉलोनी बनती है और बहुत सारे गोनिडिया चूंकि एक ही कॉलोनी के अंदर एक्टिव होते हैं तो एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारी पुत्री कॉलोनी बन जाती है। तो यहाँ पर किसी तरह के युग्मकों का आपस में फ्यूजन नहीं हुआ है, कोई गैमेट्स आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं। एक पेरेंट था, उसी के अंदर कोशिकाएं विभाजित होकर के नई कॉलोनी बनाती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये यहाँ पर वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया थी। सो थैंक यू। नेक्स्ट हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स।